नमस्कार। पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद हेतु योग्यताएं के बारे में पढ़ा था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम राष्ट्रपति के शक्तियों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ, दूसरा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ। संविधान द्वारा शांति काल में राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों में पहला है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है और साथ ही सेनाओं को निर्देश भी देता है। किसी भी प्रकार के युद्ध एवं शांति की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, परंतु बिना संसद की स्वीकृति के वह ऐसा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि संसद किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो संसद किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति को अतिरिक्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह उचित समझता हो। अर्थात राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर सकता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथा 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में यह भी जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार के लिए आग्रह कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद अगर वही परामर्श पुनः दे तो राष्ट्रपति को उसी परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 74 के क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी, लेकिन यह राष्ट्रपति की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में संविधान का अनुपालन सुनिश्चित करे। राष्ट्रपति या उनके अधीनस्थ अधिकारी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसी भी सलाह के बावजूद संविधान के प्रावधानों से बंधे होते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। वह दोनों सदनों या किसी एक सदन को भी संबोधित कर सकता है। वह संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। लोकसभा निर्वाचन के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है।
किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होने पर वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति भी प्रदान करता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक विधि का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित उन विधेयकों पर भी हस्ताक्षर करता है जो उसकी स्वीकृति के लिए संबंधित राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जाते हैं। यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाए जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम करने से हो या उन वस्तुओं पर कर लगाने से हो जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है, परंतु पुनर्विचार के लिए भेजे जाने की निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं होने से राष्ट्रपति इसे दीर्घकाल तक लंबित भी रख सकता है। यह उसका पॉकेट वीटो कहलाता है। परंतु यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और संसद उसी विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका प्रभाव संसद द्वारा पारित विधि के समान ही होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। अध्यादेश संसद की विधायी शक्तियों के विषयों पर ही जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अध्यादेश अस्थायी होता है क्योंकि जब भी संसद का अधिवेशन होता है तो अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होता है। यदि संसद उसे अनुमोदित करती है तो अधिवेशन की तारीख के 6 सप्ताह के पश्चात वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित करे। वह राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है तथा किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका का हो। तीसरा है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण करता है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का कोई मामला उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना उचित है, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय हर विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श दे ही, और राष्ट्रपति भी उसकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के तहत भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत का महान्यायवादी को नियुक्त करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी गैर कानूनी कामकाज की रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है। चौथा है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में
संसद के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष का आय व्यय का विवरण रखवाया जाता है। कोई भी धन विधेयक, वित्त विधेयक अथवा अनुदान मांगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जिसमें से वह व्यय के लिए धनराशि दे सकता है, यद्यपि इसके लिए संसद द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, जो संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के विषय में अपनी संस्तुति देता है। 5वां है राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शासन के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और शपथ भी दिलवाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हासिल किए हों। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है, परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 334 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को वर्ष 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया है। राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विदेशों में राजदूतों, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री आदि सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का कार्य राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ तक कि सभी केंद्रीय सेवाओं हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसमें से अधिकांश को उसके द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। 6ठा है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति अन्य देश में राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों से आने वाले राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से होने वाली संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, परंतु इन संधियों और समझौतों पर संसद का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। 7वां है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। 8वां है क्षमादान का अधिकार। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी को क्षमादान का अधिकार है। वह दंड को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है या कम कर सकता है। तो ये थी जानकारी राष्ट्रपति के शांतिकालीन शक्तियों के विषय में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।